गुजरात चुनाव में इंडिया न्यूज की टीम गुजरात के ग्राउंड रिपोर्ट पे आके हर चीज का कहीं ना कहीं विश्लेषण करके आप तक पहुंचा रही है। लेकिन इस बार मैं ग्राउंड रिपोर्ट में अलग अलग पार्टियां उम्मीदवार की बात नहीं करूंगा। इस बार मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की जो प्रधानमंत्री मोदी को करीबी तरीके से जानते हैं, जिनका बड़ा सहयोग उनको हमेशा मिला है और हर वक्त जबकि वो सीएम थे या सीएम भी नहीं थे तब वो उन अनगिनत लोगों में से कुछ लोग जिनके साथ बार बार प्रधानमंत्री मोदी मिलना चाहते थे, मिल रहे थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मथुर सवाणी। जी हाँ, ये एक ऐसा नाम जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। बहुत काम में मैं आपको बता दूं, गुजरात में बारिश तो हमेशा से होती थी, लेकिन पानी की समस्या सालों साल तक रहती थी। वो मोदी भी बखूबी जानते थे। इसीलिए जल संरक्षण योजना की अगर मैं बात करूं तो मथुर सवाणी ने इस योजना पे बड़ा काम किया और उसमें मोदी का सहयोग हमेशा रहा है। उनके अलावा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप कोई हो तो वो भ्रूण हत्या है। ये मैं नहीं, श्री कृष्ण ने महाभारत में बताया था। अब भ्रूण हत्या में खास तौर पे गुजरात भी कई तरीके से परेशान था। लेकिन आपको बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान था उसके पीछे भी किसी का हाथ हो तो मथुर सवाणी। और मथुर भाई सवाणी ने वहां पे उस योजना में भी बेटियों को बचाने और उनको पढ़ाने के लिए मोदी की सहायता ली थी। तो गुजरात के विकास में इनका बड़ा योगदान रहा है और हर योगदान में प्रधानमंत्री मोदी की मदद मिली है। लेकिन क्या है उनकी वास्तव में पूरी कहानी? कब वो मोदी को मिले थे, कितनी बार मिलना हुआ और जब भी मिले थे किस प्रकार से उनकी बातें शुरू होती थी और किस प्रकार से खत्म होती थी? और गुजरात को एक विकासशील मॉडल बनाने के लिए इन दोनों महानुभावों ने यानी मोदी जी और मथुर सवाणी ने कैसे मिलकर काम किया, चलिए सुनते हैं। दोस्तों, गुजरात चुनाव की अगर हम बात करें तो 2022 का ये चुनाव एकदम पास आ चुका है। हर मुद्दों पे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमने बहुत सारी चीजें आपको दिखाई, बताई, समझाई। इन सबके बीच में एक चीज कोई कॉमन रही हो तो वो है आज के हमारे प्रधानमंत्री यानी कि गुजरात के खास युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी की अगर जितनी भी बात करें उतनी कम है, लेकिन आज सिर्फ चुनाव की नहीं, आज हम सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। हम जानेंगे, समझेंगे लोग क्यों उन्हें इतना पसंद करते हैं, क्यों इतना प्यार करते हैं, क्यों इतना उनको सम्मान देते हैं। हर चीज में सिर्फ वही चेहरा, वही नाम क्यों लोगों को चाहिए। नरेंद्र मोदी जब सूरत आते थे तो किनको मिलते थे, क्या करते थे? शुरुआत में जब वो सीएम नहीं थे यानी कि 2001 के पहले की अगर बात करूं तो सूरत में किनको मिलते थे, कैसी उनकी लाइफस्टाइल थी, क्या वो पसंद करते थे, कहां रहते थे, क्या खाते पीते थे, किनसे बात करते थे। अगर उन सब के बारे में हमें जानना हो, समझना हो तो और कोई नहीं, मथुर भाई सवाणी से ज्यादा हमें अच्छे से कोई नहीं बता सकता। मथुर भाई सवाणी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सारे समाज के उन्होंने काम किए, जन जागृति के काम किए। किरण हॉस्पिटल, हमेशा जब भी हम उनका नाम देते हैं तो किरण हॉस्पिटल की पहली छवि हमारे दिमाग में आती है। किरण हॉस्पिटल से जुड़ी बहुत सारी बातें भी हम करेंगे, लेकिन मथुर भाई सवाणी पद्मश्री विजेता है, समाज के बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं और नरेंद्र मोदी के खास लोगों में से एक। तो चलिए उनसे समझते, उन्हीं की जुबानी से सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी जब सूरत आते तो क्या मिलते थे, कहाँ मिलते थे, कैसे मिलते थे, क्या वो पसंद करते थे, कैसी वो सारी जानी अनजानी बातें जो शायद अब तक आप तक नहीं पहुंची होगी। मधुर भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मधुर भाई, जब भी नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं तो लोगों ने, बहुत सारे देश में लोगों ने उनको एक पीएम के तौर पे देखा है। अगर गुजरात की बात करूं 2001 7 अक्टूबर के बाद लोगों ने उनको सीएम के दृष्टिकोण से देखा है। लेकिन जब मथुर भाई आपकी बात करूं तो आप तब से जानते थे जब वो सीएम भी नहीं थे, तब से उनका जो विजन था देश के लिए, समाज के लिए, उनकी जो सोच थी वो आप बखूबी जानते हो। मैं चाहूंगा कि 1990 के दशक के टाइम जब आप उनसे मिलते थे, कैसे शुरुआत हुई थी, पहली मुलाकात उनसे कहां हुई थी और कैसे वो मुलाकात आगे बढ़ती गई? मैं बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिकल विषय में थोड़ी रुचि रखता था, इसलिए गुजरात में परिवर्तन होना चाहिए, इसमें मुझे इंटरेस्ट था। तो परिवर्तन के लिए मुझे बीजेपी की क्षमता दिखती थी
तो मुझे तब का जो केशुभाई पटेल है, नरेंद्र भाई मोदी है, उनको मिलने होता था। 1990 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने समझौती की। तब यही बात नरेंद्र भाई ने बताई कि जितकी ज्यादा सीट इसका मुख्यमंत्री है। तो मेरा जो जन्मस्थल का गांव है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में खोपाला, उसमें जो गढ़ड़ा उमराला की सीट बोलते हैं, तो ये बीजेपी को लड़नी थी। तो मुझे नरेंद्र भाई जिम्मेदारी दी कि वो सीट जीताने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो मैंने 2 महीना लगातार काम किया और ये सीट 18,000 मत से हम जीत गए। तब से बार बार नरेंद्र भाई को मिलना होता था। नरेंद्र भाई जो संघ के प्रसारक थे तब मुझे नहीं पहचान थी, लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी में आया तब से मैं उनको पहचानता था, वो भी मुझे पहचानता था। लेकिन बड़े मानव को तो हम सब पहचानता है, हमको ही पहचाने यही बड़ी बात होती है। उसका रहना अहमदाबाद मणिनगर संघ कार्यालय में होता था। एक छोटा सा कमरा था, इसमें एक वाइट टीवी था, 2 कुर्सी उसमें रहती थी। तो हम अहमदाबाद जाते थे, उनके साथ चर्चा करते थे, आगे क्या होगा, कैसे होगा, बहुत मार्गदर्शन होता था उनका। 1994 में सूरत में प्लेग आया, तो हमारा जो विस्तार है यही विस्तार में पहली असर थी और बहुत डेंजर वातावरण हो गया था। सूरत में थे सब चले गए थे। तब नरेंद्र भाई और अमित भाई शाह 200 की टीम लेकर, संघ के कार्यकर की 200 लोगों की टीम लेकर सूरत आया। तो हमारे विस्तार में तो सब चले गए थे, लेकिन हम इधर रुके हुए थे क्योंकि जो सभी सफाई का वगैरह वगैरह काम में लगे हुए थे। तो जो 200 लोग आया था उनकी जिम्मेदारी जो 2-3 लोगों को दी थी, इसमें एक मैं भी था। तो 1 हफ्ता उनके साथ नरेंद्र भाई और अमित भाई के साथ काम करने का मौका मिला। पहले से नरेंद्र भाई के एक शिस्तबद्ध व्यवस्था में ये मानते हैं, वो परफेक्ट काम होना चाहिए, परफेक्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसा उसका आग्रह हमेशा होता था। तो बहुत अच्छा सफाई का काम 1994 में प्लेग में नरेंद्र भाई और उसकी टीम के साथ हुआ। 1995 में गुजरात विधानसभा में जो 73 लोग का फर्स्ट लिस्ट जाहिर हुआ, तो इसमें मेरा नाम बोटाद विधानसभा के लिए आ गया। मेरे मन में एक विचार चलता था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा आत्मा ना आवाज ये बोलते थे कि वो बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा करना चाहिए, डायरेक्ट पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने केशुभाई पटेल को बताया मुझे चुनाव नहीं लड़नी है। तो केशुभाई ने बोला नहीं, चुनाव आपको लड़नी है, आपका परिवार में कोई ना बोलता है तो मुझे बताओ, मैं बात करता हूं। तो केशुभाई मेरी बात सुनता नहीं था, आपको लड़ना है जल्दी फॉर्म भर दो, ऐसा ही बोलता था। 2 दिन बाकी था, तब मोबाइल नहीं था। तो मैंने नरेंद्र भाई को फोन किया कि नरेंद्र भाई मेरा आत्मा यही आवाज बोलता है मुझे नहीं लड़ना है। तो नरेंद्र भाई ने कहा तो आप बोटाद नहीं तो दूसरी जगह लड़ना कोई चाहते हैं। मैं कहूँ नहीं, मुझे लड़ना ही नहीं है। तो नरेंद्र भाई ने बोला कि ठीक है, आप 1 कलाक के बाद मुझे फोन कीजिए, मैं केशुभाई राजकोट है उसके साथ बात कर लेता हूँ। तो मैंने 1 कलाक के बाद नरेंद्र भाई को फोन किया। तो नरेंद्र भाई ने बोला कि केशुभाई और मेरी बात हो गई है, आपको नहीं लड़ना है तो आपकी जिम्मेदारी है, 2 दिन बाकी है, कौन अच्छा उम्मीदवार है मुझे बता दो और कल फॉर्म भर दो। तो मैंने उम्मीदवार तय किया सूरत से और हमने दूसरे दिन भावनगर जाकर फॉर्म भरा दिया। तो नरेंद्र भाई के साथ ये बात चलती रहती। बाद में मैंने
1998 में पानी अभियान, जल संचय अभियान छेड़ा, क्योंकि हम बार बार बिजनेस के लिए विदेश में जाते थे, खास इजराइल देखते थे, तो हमारे मन में एक बात रहती थी कि हम और इजराइल साथ में आजाद हुआ। तो उन्होंने पहले दिन से पानी मैनेजमेंट के लिए काम किया, तो दुनिया को आज मार्गदर्शन दे सकते हैं, दुनिया उसमें से सीखती है। तो हम आज, हमारी आजादी के समय पानी की कमी नाम का शब्द ही नहीं था, तो हमारी क्या गलती हो गई? तो हमने पानी लेने की सोचा, पानी का मैनेजमेंट के लिए नहीं किया। पानी संग्रह को लेकर कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे पास। नहीं, सोचा ही नहीं, आयोजन ही नहीं किया, लेने के लिए आयोजन किया, पानी हमको चाहिए, ऐसा ही सोचा है हमने। तो मुझे ऐसा लगा कि हमको एक अभियान चलाना चाहिए। तो मेरी बात कौन मानेगा? मैं तो एक डायमंड का व्यापारी था, ऐसा मेरे मन में एक विचार आता था। तो मैं बड़े बड़े संतों वगैरह वगैरह के मिलता था, तो सबने बताया आपको विचार आया है तो आपको ही करना पड़ेगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेरे आत्मा के आवाज ने एक जवाब दिया कि दूसरों को और सरकार को कहने का अधिकार प्राप्त करना है तो खुद से, घर से, इसलिए खुद से गांव के एक मॉडल बनाना चाहिए, तब दूसरों को कहने का अधिकार प्राप्त होगा। तो मैंने 1998 मेरे गांव में 200 चेक डैम तालाब का हमारे गांव के सभी लोग को साथ में रखकर बहुत अच्छा मॉडल बनाया, उसका बहुत अच्छा परिणाम आया। तार बाद में मैंने पानी के लिए पद यात्रा की, सूरत में 12,000 लोग, गांव के लोग रहते हैं, उसको सभी को जागृत किया। और नरेंद्र भाई को ये काम बहुत गमता था, बहुत पसंद करते थे, तो एक काम के लिए हमको प्रोत्साहित करते थे, क्या मदद चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। 2001 में वो मुख्यमंत्री बने, तो 15 दिन के बाद अहमदाबाद में सारूडी गुरुकुल में कार्यक्रम था, तो ये भी मंच ऊपर था, मैं भी मंच ऊपर था। तो मैंने नरेंद्र भाई को बोला, साहब मिलना है, समय अगो लेना चाहिए, लेकिन लिया नहीं है। तो गम्मत में उन्होंने बताया कि मिलना हो तो मेरे पास गाड़ी में, दूसरों को मैं समय नहीं दिया, लेकिन मिलना है, कमेंट किया, मैं को मिलना है तो कि मेरे साथ गाड़ी में आ जाओ। वो सीएम हाउस हम पहुंचे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो जल संचय अभियान पिछले 5 साल से चल रहा है, इसमें क्या सुधार की जरूरत है। बड़ा सोच के एक आयोजन हो जाए और 5 साल का एक कार्यक्रम हो जाए। किस साल की बात कर रहे हो आप? 2001 में जो मुख्यमंत्री बना तब की बात, 7 अक्टूबर के बाद। तो मुख्यमंत्री बन के 15 दिन ही हुआ था, तो मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो इसमें दिक्कत क्या है, तो एक लिस्ट बना के मैंने दिया। तो वो इस समय का जो सचिव था, पानी के लिए काम करता था, जो इरिगेशन विभाग में, तो उनके साथ मेरी मीटिंग करा दी और उसको क्या चाहिए, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, सब एक डिजाइन क्या लाओ। तो उन्होंने जो हमारे छोटी बड़ी नदी है उन पे 10 लाख से 3 करोड़ का डैम, तो हमने 8,500 की डिजाइन बनाई थी, तो एक ही साथ सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। और डीप इरिगेशन में क्या करना चाहिए, तो उनके लिए सब्सिडी का टॉप नेटवर्क किया, कंपनी बढ़ाई, इसमें शामिल की, और एक जन आंदोलन करने के लिए क्या चाहिए मैंने बताया, साहब हम जो कार्यक्रम करते हैं तो इसमें इरिगेशन में एक तालुका में एक विभाग होता है, तो उनकी 5 तालुका में कोई सिंचाई का डैम होता है, उसका काम है, कैनाल का काम है, तो हम उसको डैम बनाने के लिए मंजूरी लेते हैं, तो इसमें बहुत समय लगता है। तो मैंने बताया कि साहब उसके लिए एक अलग व्यवस्था हो, तो उन्होंने अलग व्यवस्था खड़ी कर दी। वो डैम बनाने के लिए मंजूरी के लिए अलग व्यवस्था खड़ी कर दी।
200 अधिकारी को अलग से लगा दिया। यहाँ सर जी भी एक नोट करने वाली बात है, आपने जितनी भी अब तक की बात की उनमें एक चीज सामने आई कि हर चीज में वो फटाफट अप्रूवल दे देते थे, अलग से व्यवस्था कर देते थे। उनके पीछे क्या उनका कोई विजन था या उनका अग्रेसन था काम को लेके, या फटाफट वो विकास को लेके, जैसे हम जानते हैं सब लोग। क्या आपने ऑब्जर्व किया था? क्योंकि अब तक की सरकार और तब तक, मतलब नरेंद्र मोदी के पहले और बाद में बहुत फर्क था। जिस तरह से आपने बताया हर चीज फटाफट अप्रूवल मिल गई, अग्रेसिवली उन्होंने काम शुरू कर दिया, व्यवस्थाएं अलग कर दी, क्या आपने बखूबी उनमें ऑब्जर्व किया था? मैंने नरेंद्र भाई में यही ऑब्जर्व किया कि वो फटाफट काम करने के साथ साथ इसने मन में यही बात थी कि पूरी देश की राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए, देश को विकास करने के लिए मुझे गुजरात का अच्छा मॉडल चाहिए। तो गुजरात में अच्छा मॉडल लेके हूं देश के परिवर्तन के लिए आगे बढ़ूंगा तो देश में मुझे बहुत मदद मिलेगी। आ बात इसके मगज में थी। तो गुजरात में हर सेक्टर में, मान लो कि गुजरात में पावर बहुत कमी थी, क्वालिटी पावर नहीं मिलता था, फैक्ट्री में जनरेटर की जरूरत होती थी, बहुत दिक्कत थी। उन्होंने सोचा कि पावर का, इलेक्ट्रिकल लाइट का प्रश्न हल होता तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ेगी, कृषि खेती आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने क्वालिटी पावर के लिए पूरी ताकत लगा दी। सारे गुजरात के गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, सब में क्वालिटी पावर आ गया। उनसे क्या हुआ कि हमारा गुजरात का बिजनेस, उसका ग्रोथ बढ़ा, बाहर से बिजनेस आया तो हमारा टर्नओवर गुजरात का बढ़ा, तो सरकार की आवक भी बढ़ी, तो सरकार का बजट भी बड़ा हो गया। तो इसके हिसाब से विकास भी बहुत हुआ। तो नरेंद्र भाई ने मन में जो कहा था वो गुजरात के एक अच्छा मॉडल बनकर गुजरात का तो विकास हो, पर वो माध्यम से देश का विकास हो, वो पहले से है ना उसका माइंड में था। तो पानी अभियान में नरेंद्र भाई ने, मैंने बोला कि वो अभियान हमें आगे ले जाना है, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। साल में 2 बार हम शिविर लगाएंगे, इसमें गांव-गांव की कमेटी होगी, गवर्नमेंट का अधिकारी होगा। इस शिविर में आपकी हाजिरी होनी चाहिए। क्यों? कि आपकी हाजिरी में हमको मार्गदर्शन मिलेगा, तंत्र का सहयोग भी मिलेगा। नरेंद्र भाई ने मुझे बताया कि आप आगे बढ़ो, आप कार्यक्रम की तारीख बता देना, हम ये तारीख में आ जाएंगे। आपको जो फॉर्मेलिटी में नहीं बनना है, आमंत्रण देना है, आना है, जाना है, इस कुछ नहीं करना है, मैं आ जाऊंगा। एक बात मुझे मैं बताता हूं आपको। एक कार्यक्रम था मेरा 4 बजे का, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो डीएसपी मुझे बताया 7 बजे की साहब की फ्लाइट है, साहब आने वाला नहीं है, क्या तैयारी चल रही है? मैंने डीएसपी को बताया कि आपको सत्तावार माहिती है? तो कहे नहीं। सत्तावार क्या है? तो क्या आने वाला है? तो कैसे आएगा? मैंने बोला कि मुझे विश्वास है आएगा। साहब हमारा कार्यक्रम में आने के लिए 2 बजे खुद के घर से तैयार होकर निकले, हमारे कार्यक्रम में आए। हमारे कार्यक्रम से डायरेक्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट के चाइना जाने के लिए रवाना हो गए। तो ये एक काम के लिए उसकी जो कमिटमेंट था, नरेंद्र मोदी ने 12 साल में उस खुद का कार्यक्रम रद्द हुआ ऐसा मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने तारीख दी तो रद्द नहीं होती थी। बिल्कुल। यहाँ पे और एक चीज है कि उनकी पकड़ बहुत स्ट्रांग थी सारे संगठन पे, सारे अधिकारियों पे, जिन जिन से वो काम लेते थे, जिनको देना चाहते थे, जिनके लिए काम करना चाहते थे। वहां जब उनका ऑर्डर रिलीज होता था, तब से लेके काम जब संपन्न होता था, तब तक पूरी प्रोसेस में, जिस तरह से आपने बताया कभी रद्द नहीं होता था, उनकी क्या पकड़ थी? क्या उनकी स्ट्रिक्टनेस के हिसाब से उनकी पकड़ थी? उनके स्वभाव की कुछ अलग खासियत थी? क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ लोगों के ऑरा ऐसे होते हैं, लोग अपने आप जुड़ना चाहते हैं। क्या विशेषता आपने देखी कि जब नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला था तो वो होकर ही रहता था? नरेंद्र मोदी में विशेष तो यही है, मान लो कि 5 मिनट आपको समय दिया तो क्वालिटी समय देते हैं, तो उसको आपका चेहरा भी याद रहता है और प्रश्न भी याद रहता है, नाम भी याद रहता है, वर्तमान में होते हैं। ये एक विशेषता है।
दूसरी बात यह है कि राजनीति में सबसे ऊपर रहने के लिए प्रजा के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ऐसा नेता है कि प्रजा के साथ जोड़ सकते हैं। उसकी जो बात रखने की स्टाइल है, उसका जीवन है, उसकी कार्य पद्धति है, उसकी पर्सनालिटी है, उसका मान लो कि संपत्ति के पास के आर्थिक बाबत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, साफ सुथरा जीवन है, वो सभी के लिए प्रजा उसके साथ जुड़ती है, उसका एक आभा बनती है। वो नरेंद्र मोदी में है। खासतौर पे जब कहीं भी हमने देखा है कि कई लोग बोलते हैं उद्योगपतियों की सरकार, ये वो राजकारण में ऐसी चीजें होती रहती है, लेकिन जो आपने जर्नी बताई वहां मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे छोटे छोटे गांव, रूरल एरियाज और वहां के सारे कार्यक्रमों में उन्होंने बखूबी इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग या इंफ्रास्ट्रक्चर बेस या जो बड़े इन्वेस्टर्स हो सिर्फ वहां तक उनका ध्यान सीमित नहीं था। हर वो छोटे लोगों को सारी सुविधा मिले और एक अच्छा जीवन और सारी चीजें वहां तक पहुंचे। गुजरात में बखूबी काम किया है। तो ये प्रोसेस में कैसे कैसे लोगों से वो संपर्क करते थे, किस हिसाब से करते थे? मैं उदाहरण देता हूं। छोटे लोग की चिंता नरेंद्र मोदी करते थे, उसका एक मैं उदाहरण देता हूं। 2007 में एक हमने बड़ा कार्यक्रम सूरत में रखा था, इलेक्शन था। तो एक कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। एक कार्यक्रम में जो विरोधी लोगों ने डिस्टर्ब करने के लिए जो पार्किंग में आग लगाई, इसमें 50 टू व्हील आग में आ गया, जल गया। कार्यक्रम खत्म हो गया। वो एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट से उन्होंने पुलिस के पास सामने उसकी माहिती ली कि क्या क्या हुआ। तुरंत उन्होंने मुझे फोन किया कि जो 50 टू व्हील जल गया है किसका है, उनको अगले रविवार देने के कार्यक्रम रख दो, मैं आ जाऊंगा। तो वो कार्यक्रम में हमने लोगों के पास पैसा इकट्ठा करके उसको होंडा देने के आयोजन बना दिया। नरेंद्र भाई आ गया, उसको अर्पण कर दिया। तो छोटे लोगों के दिग्गज भी है, उसमें कैसे उसकी पीड़ा है। उसका खुद का एक कारीगर है, उसका टू व्हीलर जो आग से बल गया, तो उसको तो बहुत नुकसान हो गया, जल गया है। तो उसको सपोर्ट कैसे हो सके। तो उन्होंने सूरत के एयरपोर्ट से ही मुझे बता दिया कि ऐसा करना है, अगले रविवार में आ जाता हूँ। सूरत में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, 2006 की बात करो। हाँ, 6 में। तो नरेंद्र भाई सूरत में कार्यालय कर लिया था सीएम का, और घूम घूम कर सभी को प्रोत्साहित करते थे। मैंने बाहर आने के पहले मुझे बता दिया था कि जो पहले जो बाढ़ आया था इससे ज्यादा आने वाला है। तो आपको एक कोई ऊंचाण वाले विस्तार में बड़े कैंप रखना है, फूड के लिए शुरू कर दो। तो हमने बहुत बड़ा कैंप शुरू कर दिया था। बाद में सफाई के लिए हमारे पास सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट का 40 जीसीबी मशीन था। तो रात 1 बजे कमिश्नर मुझे बुलाने आया कि साहब अभी बुलाते हैं। तो मुझे बोला कि वो जलधारा का मशीन क्या है, जीसीबी मशीन, आप सफाई में उसको लगा दो। तो मैंने बताया कि साहब जो जलधारा का मशीन है तो सौराष्ट्र में है, और उसका जो ड्राइवर होता है, हम चौमासे के ऋतु में उसको, बिहार का है तो बिहार में भेज देते हैं। चौमासा में जल संचय का काम नहीं होता है, तो 4 महीने की रजा होती है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, मुझे लिस्ट दे दो, मैं बिहार भेज देता हूँ। सभी ड्राइवर को तत्काल इकट्ठा कर बड़ोड़ा प्लेन में आ गया सभी ड्राइवर। वो नरेंद्र भाई ने सूचना दी थी और सब आ गया। हमारा जो जेसीबी मशीन था, कलेक्टर को सूचना दी, भावनगर से सब लाने की व्यवस्था कर दो। हमको 200 ट्रक की व्यवस्था कर दी। हमारी सारी टीम सफाई में लग गई।
तो खुद कोई भी प्रश्न होता है तो तत्काल उकेल के लिए उसके पास उपाय था। अच्छा, मुझे ये जानना है कि वो जब भी सूरत आते थे, किनको मिलते थे, आपसे हमेशा मुलाकात उनकी ज्यादातर हुई है, क्या वो पसंद करते थे, कौन सा नाश्ता उनका फेवरेट था, कहाँ वो जाने की बात करते थे, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी, सिर्फ आप ही को पता होगी। मैं चाहूंगा हमारी ऑडियंस को भी आप बताएं कि किस प्रकार के उनके नेचर की विशेषता थी। हर एक के कुछ शौक होते हैं, सुबह के, शाम के, तो क्या उनकी लाइफस्टाइल रही जब वो सीएम थे, पीएम बनने के बाद भी आपको मिले हैं, उसके पहले सीएम के पहले भी आपको मिले, क्या क्या जब सूरत आते थे तो क्या क्या उनकी खासियत रहती थी, क्या क्या वो पसंद करते थे? पहले तो ये जो भोजन की बात है, तो लोगों के बीच में नाश्ता करना, भोजन करना, ऐसा उसका नहीं रहते थे। वो फ्रेश होते हैं तो यही रूम में उसका जो ब्रेकफास्ट होता है वो खत्म कर लेते थे। लोगों के बीच में ऐसा करना है उसको वो पसंद नहीं था। लेकिन सभी जो कार्यकर है उसको कैसे प्रोत्साहित करना है, उसका बाल बच्चा का नाम याद रखते हो, उसका परिवार की हाल चाल वाल पूछते हैं, तो ऐसे सभी को प्रोत्साहित करते थे, सभी को प्रोत्साहित करते थे। खास तौर पे हमने कुछ ऐसे समय भी देखा है गुजरात ने, 2002 में अगर मैं बात करूं तो बहुत एक टफ टाइम गुजरात ने फेस किया है। नरेंद्र मोदी ने भी बहुत टफ टाइम फेस किया था उस टाइम पे। तो जब ऐसी विपरीत स्थिति आती थी, कैसे वो मैनेज करते थे, कैसे वो हैंडल करते थे, टेकल कर रहे थे सिचुएशन को, विरोधियों को अपने हिसाब से जवाब देना, लोगों में गलत मैसेज ना जाए उसके लिए एक अलग व्यवस्था होती थी, जो लोग काम करते थे ऐसे टाइम पे दौड़ रहे थे उनको संभाल के हर चीज़ सुरक्षित तौर पे चीज़ें खत्म हो, वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे टाइम पे जब टफ टाइम होता है, क्या उनकी खासियत आपको आकर्षित कर गई थी? ये जो पॉलिटिकल में टफ टाइम तो कोई कोई बार आता ही है, तब उसको हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए वो उसको बहुत अच्छे ढंग से आते थे। क्यों? कि उन्होंने सारी जिंदगी लोगों के बीच में बिताई है, तो ये विस्तार में क्या करना चाहिए, कौन पॉलिटिकल नेता को क्या करना चाहिए, कितना सपोर्ट देना चाहिए, कितना ऊपर लेना चाहिए, कितना डाउन करना चाहिए, सब वो अच्छे ढंग से समझते थे। इस हिसाब से वो पूरी उसकी कैबिनेट को काम में लगा देते थे, उसका जो साथ में जो कोई लाइजन है उसको सबको काम में लगा देते थे। लेकिन वो काम करने के लिए सोचते थे, दूसरों को नाना छोटा बनाने के लिए काम नहीं करते थे। खुद का काम है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, काम से माध्यम से लोगों को कैसे साथ में जोड़ना है, वो इसका दृष्टिकोण होता है। जी जी बिल्कुल। एक और चीज मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शक मित्रों को बताएं, आपने बहुत पहले जब वो सीएम नहीं थे तब आपने इस हॉस्पिटल के बारे में आपने बताया था, और आपने कुछ ऐसी चीजें बताई थी कि ये इनका उद्घाटन सीएम ही करेंगे और उस वक्त सीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे, खातमुहूर्त ये करेंगे, ऐसा कुछ था जो मैं चाहूंगा वो डिटेल में आप बताएं। ऐसा है, ये हॉस्पिटल बनाने के लिए, ये हॉस्पिटल का जो प्लॉट है ना, वो सूरत महानगर पालिका ने टोकन रुपया में दिया है। तो वो जो जगह के लिए हम नरेंद्र भाई के पास गए कि साहब वो जगह हमको चाहिए, हम 100 करोड़ के खर्च में हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो हम हमारे साथ 8-10 हमारे आगेवान थे, तो नरेंद्र भाई ने बोला कि वो मथुरदास 100 करोड़ में अच्छी होटल नहीं होती है तो हॉस्पिटल कैसे होगी, 500 करोड़ करो, मैं आपको वो जगह देवरा देता हूँ। तो हमने ये 500 करोड़ के साथ निर्माण किया। ये बात आपकी कब हुई थी, किस साल में? ये काम 2011 में। तो हमने ये व्यवस्था की। बाद में 2013 के एंड में, 14 के प्रारंभ में ये हॉस्पिटल का खातमुहूर्त था। तो मुख्यमंत्री के हैसियत से नरेंद्र भाई आए थे, उन्होंने खातमुहूर्त किया, स्टोन रखा। तो मेरे अवकार प्रवचन में मैंने बताया कि ये हमारे हॉस्पिटल का शिलान्यास, खातमुहूर्त हमारे मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई के वरदस्तक हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये हॉस्पिटल का ओपनिंग 2017 में
होने वाला है वो देश का प्रधानमंत्री करेगा और उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी होगा। हाँ, तो मैंने ओपनिंग के लिए समय मांगा, तब मैं बात याद की तो उन्होंने कि मैं जल्दी से जल्दी आपको समय देता हूं, और उन्होंने समय दिया और ओपनिंग उन्होंने किया। बिल्कुल। तो यहाँ आप हमें समझ सकते हैं कि जिस तरह से मथुर भाई आपने भी एक एडवांस में चीजें बता दी थी कि यही सीएम होंगे, यही पीएम होंगे। आपको कब ऐसा एहसास हुआ, लगा? उनकी लीडरशिप गुजरात को तो खैर पता ही थी, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट के साथ आपने जब बताया, क्या महसूस आप कर रहे थे उनको लेके? हम ये महसूस करते, हम दूसरी स्टेट में जाते थे तो टैक्सी वालों को हम बताते तो गुजरात के लिए बहुत प्रभावित थे। गुजरात में बहुत अच्छा है, गुजरात का मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है, गुजरात में बहुत विकास हुआ है। हमारे गुजरात में बहुत राज्य से कोई मजदूरी के लिए, कोई छोटे बड़े व्यापार के लिए बहुत राज्य के लोग गुजरात के साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने सबने गुजरात का विकास देखा था। तो उनका माध्यम से सभी राज्यों में जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र भाई को बनाया, तो सभी राज्य में एक गुजरात दिखना लगा कि हमारा गुजरात जैसा हमारा राज्य करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जैसा होना चाहिए। ये वातावरण दिखता था, उन हिसाब से हमने ये बात की थी। देखिए मथुर भाई से बहुत सारी चीजें हमने समझी, जानी कि मोदी का नेचर क्या था, किस हिसाब से वो सोचते थे, उनकी सोचने की पैटर्न क्या थी, वो हमने समझने की कोशिश की। विकास की बात करते हैं, हम सब जानते हैं, कई बार हमने सुना भी है, लेकिन इन सब के बीच में जो उनके साथ बहुत ज्यादा रहे, किस हिसाब से वो विकास करना चाहते थे, टफ टाइम में वो कैसे मैनेज करते थे, डिसिप्लिन क्या उनकी थी, और खास तौर पे एक्शन ओरिएंटेड एक लीडर रहे, यही सारी क्वालिटी है जिनकी वजह से आज वो पीएम तो है ही है, लेकिन पीएम होने के बावजूद वो लोगों को बहुत अच्छे से जानते समझते। उनकी खासियत हमने देखी, एक बार भी वो किसी से मिल लेते थे, उनका नाम, जगह, नंबर, सब कुछ उन्हें याद रहता था। हमने कई सभा में देखा है, जैसे 20 साल पहले कहीं गए होंगे तो सीधा बोल देते थे सभा में, मथुर भाई केम छो, गांठिया बटा खाधा के नहीं। तो वो जो उनकी जो कला है वो हर जगह पे हम देखते हैं। वो तो नरेंद्र भाई के विशेषता रही है। हमारे कितने इतना ऐसा मित्र है कि विदेश में कोई बार मिले हैं तो खुद ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे तो एक बार मिला है तो मुझे नरेंद्र भाई कैसे पहचानता है। तो उनको भी उन्होंने कैसे है, क्या इजराइल में चल रहा है, कैसा है, ऐसा बोल दिया है। तो उसके मगज में ये चेहरा है, ये बताता है। हमारे मेरे एक मित्र है जो नरेंद्र भाई का सूट लिया, लालजी भाई धर्मानंद। तो उमना जो फर्स्ट प्रेस जो मुख्यमंत्री थे तब 2005 में, उसका जो फर्स्ट परिचय हुआ तो एक शिक्षण संस्था के साथ, गुरुकुल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन हिसाब से हुआ। तो ये स्वामीनारायण संप्रदाय है, तो लालजी भाई एक ये गुरुकुल का विद्यार्थी है, तो स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ जुड़ा है, ऐसा नरेंद्र भाई ने माइंड में सेट हुआ। तो जब लालजी भाई मेरे साथ हो तो जय स्वामीनारायण लालजी भाई ऐसा बोले, तो प्रधानमंत्री बन गया। 2 साल हो गया। चाइना के प्रधानमंत्री अहमदाबाद आए थे रेवर फंड में, तब होटल हयात में 50-60 लोगों को एक डिनर था, तो मैं और लालजी भाई डिनर में था। तो एक टेबल ऊपर हम बैठा था, तो लालजी भाई बोला कि अब नरेंद्र भाई भूल गया होगा कि अब तो कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, अब मेरा नाम स्वामीनारायण नहीं बोलेगा। मैं लालजी भाई को बताया जरूर बोलेगा। अच्छा। तो मिलने आया लालजी नरेंद्र भाई, तो लालजी भाई को बोला कि जय स्वामीनारायण लालजी भाई। अच्छा। तो वो जो है लालजी भाई सोचते थे कि क्या प्रधानमंत्री बन गया, दुनिया में जाना है, कितना 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 लोगों को मिलना है, तो आप नहीं रहेगा याद, तो रहा याद हो गया। बिल्कुल, यही एक खासियत थी, जब भी जिनको मिलते थे नाम से बुलाते थे, सिर्फ नाम को बुलाना एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, वो अपनापन उनके चेहरे में, उनकी आवाज में, उनके शब्दों में हमेशा देखने को मिला। यही खासियत हमने मथुर भाई से जानी। चलिए अब हम दिखाते आपको मथुर भाई के बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे अभियान, बहुत सारे कार्य 1990 से लेके 2022 तक जो हुए, गुजरात की भूमि के लिए बहुत जरूरी थे। उनमें से एक बेटी बचाओ अभियान भी है, पानी का संग्रह का भी है, बहुत सारे जहां नरेंद्र मोदी की उपस्थिति थी, उनका बड़ा सहयोग था। चलिए हम अलग अलग फोटो के साथ आपको दिखाते हैं
कौन से वो कार्य थे। गुजरात के विकास में जिन जिन प्रोजेक्ट का बड़ा महत्व रहा है, खासतौर पे मथुर भाई के साथ नरेंद्र मोदी मिलकर किन किन चीजों पे गए, आगे काम किया और आज गुजरात देश में एक विकास मॉडल बना है, उस सारे प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे फोटो है मथुर भाई से जानेंगे, समझेंगे कहाँ किस हिसाब से वो कार्यक्रम हुआ, कौन कौन बड़ी हस्तियां उनमें थी, कहाँ कहाँ नरेंद्र मोदी का योगदान था, क्या बातें हुई थी। वो चलिए शुरुआत करते हैं पहले से। जहां जहां लेजर लाइट होगी उस गुजरात में पानी की बहुत कमी थी। हमने 1998 में एक जल संचय अभियान छेड़ा जी। तब केशुभाई मुख्यमंत्री थे और बहुत उन्होंने सहयोग किया। बाद में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बना जी। तो नरेंद्र भाई ने एक काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत योजनाएं दी और बहुत सहयोग किया। हमारे सब शिविर में ये आते थे, प्रोत्साहित करते थे, आगे बढ़ाने थे, प्रश्नों को हल करते थे। तो अब गुजरात में 2 लाख से ज्यादा चेकडैम हुआ है और डीप इरिगेशन में 96 लाख हेक्टेयर में से 24 लाख हेक्टेयर में डीप इरिगेशन એટલે કે वैज्ञानिक पद्धति से खेती होती है। तब गुजरात का खेत का उत्पादन 7,000 करोड़ का था, अभी 1,75,000 करोड़ में हो गया है। और साथ में उन्होंने जो मान लो कि कॉटन है तो कॉटन को हब बनाने के लिए उसमें कॉटन होता है तो कॉटन में से एम कैसे हो तो उनके लिए भी उन्होंने अच्छी योजना बनाई। इनके लिए हमारे गुजरात का बहुत विकास हुआ। जो हमारा बेटी बचाओ अभियान हो कि जल संचय अभियान हो कि वगैरह वगैरह अभियान में नरेंद्र भाई 18 बार आया है तो उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट दिया। सभी बहुत कार्यक्रम में आया है, इसमें आया है। तो नरेंद्र भाई हमारे बहुत सम्मेलन में आया है, कार्यक्रम में सभी अलग अलग तस्वीरें है। तो नरेंद्र भाई ने बहुत पानी बचाओ बेटी बचाओ अभियान में बहुत काम किया है। हमने एक बेटी बचाओ महालाडू का कार्यक्रम किया था, हमने सर्वे समाज बेटी बचाओ याद तो उनको साथ रखने हमने किया। नरेंद्र भाई ने ये बताया सब ये अभियान पहुंचा दिया। तो नरेंद्र भाई के साथ मुझे साइना के एक कार्यक्रम में भी जाना में साथ में है। तो हमने एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया। तो हॉस्पिटल का जो खातमुहूर्त किया था तब मैंने बताया 17 में ये हॉस्पिटल का ओपनिंग होगा, ये हमारा देश का प्रधानमंत्री करेगा, उसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। और वो ओपनिंग नरेंद्र मोदी ने वो हॉस्पिटल किया। तो विश्व का नंबर 1 70 लाख स्क्वायर फुट का 4,200 व्यापारी का ये डायमंड बूस्ट बन रहा है। तो हमको बहुत से हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और तस्वीरें हम जानना समझने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर दिखाएगा क्योंकि पानी को लेकर बहुत जरूरत है। सौराष्ट्र में वो हमारे सौराष्ट्र में पानी की पीने के लिए पानी आता था, लेकिन हमारे गुजरात में तो 1987 में पीने के लिए राजकोट ट्रेन से पानी जाता था। तो हमारे पास पानी की कमी थी, लेकिन हमारे जल बहुत अच्छा परिणाम है। एक कुआ सलोचल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीजें उद्घाटन हो रही है, ऐसा लग रहा है। क्या था ये इवेंट? ये जो सूरत में एक बड़ा कार्यक्रम था गुजरात भाई और मुरारी बापू की हाजिरी में मैंने कार्यक्रम रखा था। तो ये कार्यक्रम की एक तस्वीर है। मोदी जी जब पास आकर सीधा आपको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कहने की कोशिश करते, कुछ बातें उनकी भी बताइए। उसको हम साथ रखते हैं, उसको हम प्रोत्साहित करते हैं, वो ही मैसेज देने के लिए प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कि हर तस्वीर में और विकास से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पे साफ तौर पर दिख रही है। और हर तस्वीर में चाहे पानी की बात हो, बेटी बचाओ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हर चीज पे नरेंद्र मोदी का योगदान रहा है मथुर भाई के साथ। और हर जगह पे ऐसा नहीं कि सूरत में बने, हम यहाँ खड़े हैं किरण हॉस्पिटल सूरत में, लेकिन गुजरात के हर जिले में हर शहर में मोदी जी ने विकास को लेकर बहुत सारी चीजें यहाँ पे की हुई है। हर खातमुहूर्त, हर उद्घाटन, हर लोकार्पण, हर बड़े व्यक्तित्व के साथ और कथाकार, मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बिजनेसमैन, हर वो लोग जो समाज से जुड़े हुए, समाज को दिशा देने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ जुड़कर विकास के कार्य किए हुए। तो मधुर भाई आपके साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से आपने लोगों को दिखाया, बताया, समझाया कि मोदी जी का क्या व्यक्तित्व रहा है, क्या उनका नेचर का हिस्सा रहा, क्या उनको सबसे ज्यादा पसंद है, क्या वो करते थे, हर वो चीज जो लोगों तक पहुंचाई, उनके लिए बड़ा धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे मथुर भाई सवानी, पद्मश्री विजेता, और जिन्होंने समाज को लेके बहुत सारे कार्य किए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो बहुत कार्य करेंगे और खासतौर पे मोदी जी के बहुत ही करीबी लोगों में से एक है और जिन्होंने बताया कि मोदी जी की क्या विशेषता है। हमारे एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।